वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? आज हम अपना नया टॉपिक ब्लड की फिजियोलॉजी के साथ आए हैं। ये फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड, जिसमें हम आज डेफिनेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए गौर से सुनिएगा। डेफिनेशन ऑफ ब्लड, अगर आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और या फिर आपसे वाइवा वॉइस में पूछा जाए तो आपने इसकी वाइवा वॉइस मतलब आपसे अगर वाइवा में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्लड, या इसमें SCQs यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछा जाए तो आपने हमेशा एक साइंटिफिक डेफिनेशन लिखनी होती है। ब्लड इज़ डिफाइंड एज अ फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा। फ्लूइड है, ये कोई सॉलिड या गैस नहीं। जैसे बेसिकली मुझे लगता है सबको पता ही है कि हम जब ब्लड हम निकालते हैं या टेस्ट का तो ये फ्लूइड ही होता है। इसमें ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स क्या होता है? जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, और इसमें प्लाज्मा होता है जो इसमें फ्लूइड प्रोटीन्स आइंस होते हैं। और ये सर्कुलेट कहाँ करता है? थ्रू वेस्क्यूलर सिस्टम, यानी वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे ये सर्कुलेट करता है। इट रिप्रेजेंट्स अबाउट 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी जो ब्लड है वो हमारे पूरे टोटल बॉडी वेट का 8% होता है। ये हमारे पास हो गई डेफिनेशन ऑफ ब्लड। और डेफिनेशन ऑफ ब्लड में एक आप ये चीज़ भी ऐड करते हैं कि ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू एंड इज फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और अगर आपको ये ज़्यादा नंबर का लिखना हो, अगर आपने और इन्हेंस करना हो या आपको बोले कि इसे और डिफाइन करें, तो आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है कि जो ब्लड है वो फ्लूइड ऑफ लाइफ है, बिकॉज इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। यानी ये ऑक्सीजन को लेता है और इसको ऑल पार्ट्स में लेकर जाता है। जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के हर पार्ट में, इसी तरह वो ऑक्सीजन को हर पार्ट तक पहुंचाता है, टिश्यूज़ तक, और फिर सारे टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स तक लेकर आता है। इसलिए इस ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं और ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट कैरीज न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हार्मोन्स फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी ये न्यूट्रिएंट्स को GIT से लेता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेता है, और हार्मोन्स को इंडोक्राइन ग्लैंड से लेता है, ग्लैंड्स में जैसे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इसे हर टिश्यू तक पहुंचाता है। इस वजह से इसे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। फ्लूइड ऑफ हेल्थ, इसे फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज़। कैसे? मैंने कहा इसमें वाइट ब्लड सेल्स भी, जो वाइट ब्लड सेल्स है वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को अगेंस्ट द पैथोजेंस और इसके अलावा डिजीज़ से। और जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स और अनवांटेड सब्सटेंस है उसे ट्रांसपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे किडनी, इसलिए इसे फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं। एक दफ़ा फिर से रिवाइज करा देती हूँ, क्या क्या बोलते हैं इसे? फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लड की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ब्लड का कलर किस तरह होता है? अक्सर आपने देखा होगा रेड, लेकिन इसमें दो किस्म। अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा तो वो स्कारलेट रेड होगा, काफ़ी डार्क रेड होगा। लेकिन अगर ये हमारे पास ऑक्सीजन पुअर ब्लड है तो ये आपको पर्पल रेड में नज़र आएगा, यानी ऑक्सीजन कम है। pH इसका कितना होता है? pH की इसकी रेंज है 7.35 टू 7.45, इसमें pH होती है ब्लड की। वैसे हम अगर इसकी एवरेज बोले तो हम 7.4 बोलेंगे। इसमें वॉल्यूम, यानी मेल्स में कितने लीटर वॉल्यूम मतलब ब्लड होता है और मेल्स में कितना होता है, तो 5 लीटर इन वुमेन और 5.5 लीटर इन मैन। और कुछ मेल्स और फीमेल्स में अगर थोड़ा सा चेंज होगा तो वो आपकी जो बॉडी की कंपोजिशन है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होता। वो फिर 4.5 टू 5 लीटर इन वुमेन और 5.5 लीटर टू 6 लीटर इन मैन आएगा। अब हम पढ़ेंगे ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। जो हमारे पास की रेंज है वो है 1.052 टू 1.061, और आपको किस बुक्स में नज़र आएगा कि मेल्स में ये होती है 1.057 और फीमेल्स में होती है 1.052, पर अगर आप एवरेज भी याद रख लें तो वो काफ़ी है। उसके अलावा हम ब्लड की विस्कोसिटी देखेंगे। ब्लड इज़ 5 टाइम्स मोर विशियस देन वाटर। जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो 5 गुना ज़्यादा होती है वाटर से। क्यों? क्वेश्चन, तो वो उसका आंसर आपके पास अगर आपसे पूछा है तो आपने बताना। क्योंकि इट इज़ मेनली ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो वाटर में तो नहीं होते ना, इस वजह से ये ज़्यादा विशियस होते हैं देन वाटर। तो अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड है उसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है और प्लाज्मा, इसको पूरा इस चार्ट में पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमारे पास पूरा चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लाज्मा क्या है, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स आते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल है वो 2 में डिवाइड होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। जो
वाइट ब्लड सेल में ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब ग्रेन्यूल्स होना। मसलन एक सेल है, इस तरह एक सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स इस तरह गोल गोल होते हैं आपको नजर आएंगे, सही है। और अगर इसमें एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस भी है पर आपको ग्रेन्यूल कुछ नजर नहीं आ रहे तो वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होंगे वाइट ब्लड सेल के अंदर। यानी ये न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इजनोफिल्स जो है ये आपके पास ग्रेन्युलोसाइट्स हैं और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं। ये फॉर्म्ड एलिमेंट, अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं। कौन से प्रोटीन्स होते हैं? एल्बुमिन, फिब्रोनोजिन और ग्लोबुलिन्स। इसमें थोड़ा सा प्रोथ्रोम्बिन भी होते हैं, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है ना वो बहुत कम होती है। प्रोथ्रोम्बिन ये बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं लेकिन ये मौजूद ज़रूर होते हैं। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रोनोजिन जो है ये एक काम करते हैं और वो क्या है? वो है ब्लड क्लॉटिंग। क्या काम करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग का इनका फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग का। आपने याद रखना है, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके अलावा हमारे पास इसमें नॉन प्रोटीन होते हैं जिसमें अमाइनो एसिड्स और नाइट्रोजनियस वेस्ट आते हैं जो नॉन प्रोटीन है। अमाइनो एसिड, नाइट्रोजनियस वेस्ट में आपके पास आते हैं यूरिया, यूरिक एसिड और उसके अलावा आपके पास जेंथीन, हेलोजेंथीन और आपके पास अमाइनो एसिड्स आते हैं, ये नॉन प्रोटीन है। इसके अलावा इसमें न्यूट्रेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेस होते हैं, ग्लूकोज भी होता है इसके अंदर। प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज भी होता है। ये अक्सर पूछते हैं कि विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, तो आपने क्या आंसर देना है? ग्लूकोज। अभी ये चार्ट आपके सामने है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। तो आप देख सकते हैं होल ब्लड में प्लाज्मा था, उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे। और आपने एक और भी मेन पॉइंट याद रखना है कि प्लाज्मा 55% होता है जबकि हमारे पास जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो 45% होते हैं। प्लाज्मा हमारे पास ये देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, आपको नजर आ रहे हैं 45%, प्लाज्मा 55%। फॉर्म्ड एलिमेंट कंटेन ब्लड सेल्स, पहले भी पढ़ चुके हैं। रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स उसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। रेड ब्लड सेल ये हैं, बाइकनकेव शेप है इनकी। ये हमारे पास प्लेटलेट्स हैं, ये देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हमारे पास आते हैं वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल को जूम करके यहाँ आपको ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे होंगे जो मैंने कहा था स्मॉल स्मॉल होते हैं, तो ये ग्रेन्यूल्स हैं। ये देखिए ये हमारे पास क्या है? ब्लड वेसल है। इसमें ये देखिए रेड ब्लड सेल, ये देखिए प्लाज्मा, यहाँ पे आपको वाइट ब्लड सेल थोड़ा सा नजर आ रहा होगा। जो अब तक हम बता रहे ये उसकी पूरा उसमें लिखा हुआ है। नॉर्मल काउंट हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स की है, नॉर्मल काउंट इन ऑफ रेड ब्लड सेल्स या फिर ब्लड सेल्स इन मैन एंड वुमेन। इन मैन में ज़्यादा होगी, मैंने कहा था पहले भी कि इसमें मेटाबॉलिज्म, मेंस में टेस्टोस्टेरोन होता है जिसमें मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है, हाइपोक्सिया होता है। ये पूरा टॉपिक भी आप अगर बहुत डिटेल में चाहते हैं तो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, वरना अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ तो उनमें मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होती है मेंस में एज कम्पेयर टू वुमेन। 5 to 0.00000 per millimeter square in men and 4.7000 normal count of white blood cells। ये रेड ब्लड सेल्स थे, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स वो 4000 to 11000 यानी 11,000 सेल्स होते हैं। 4000 to 11,000 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब। ग्रेन्युलोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स 40 to 70%, इजनोसिल 1 to 4, बेसोफिल लेस देन 1%। एक ग्रेन्युलोसाइट्स आपके पास मोनोसाइट्स कम होते हैं 4 to 8%, लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होते हैं 20 to 45%। आप इनको यहाँ पे मैं देख लूँ, आप लोग दोबारा देख लें कि न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स में और एक ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। ये थे हमारे पास रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की परसेंटेज और नंबरिंग। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, जिसे हमने कहा थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये 150,000 to 450,000 पर माइक्रोलीटर नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट है। प्लेटलेट्स अगर कम या ज़्यादा हो जाएंगे इससे डेथ होती है, अगर ज़्यादा होंगे तो डिजीजेस हो जाती है, कम भी होंगे तो ये नुकसानदेह होते हैं। लेकिन इनकी जो नॉर्मल काउंट होती है एक ह्यूमन बीइंग में, हम में नॉर्मल जो है वो है 150,000 to 450,000 पर माइक्रोलीटर इनकी क्या है? रेंज है। हेमाटोक्रिएट वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड हेमाटोक्रिएट वैल्यू और पैक्ड सेल वॉल्यूम। यानी अगर हम जो रेड ब्लड सेल्स है उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करें उसे हम हेमाटोक्रिएट बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 45% इन मेल्स और 42% इन फीमेल्स में क्या मौजूद होते हैं? रेड ब्लड सेल्स। और अगर इसे परसेंटेज में कह रहे हैं ना हम लोग 45%, 42%, तो इसे हेमाटोक्रिएट कहते हैं। प्लाज्मा हमारे पास जैसे 55% है। अच्छा, आपको यहाँ पे एक बफी कोट लिखा हुआ है ना, तो उसका क्या मतलब है? आप ये देखिए, आप रेड ब्लड सेल्स कितने परसेंट है? 45% ऑफ होल ब्लड और 42 इन मेल। अच्छा, पैक्ट और वॉल्यूम को ही कहेंगे, यहाँ आपको नजर आ रहा है, सही है। उसके बाद हम आपको ये जो
बफी कोट है, ये बताती हूँ। In between the plasma or red blood cells, there is a thin layer of white buffy coat which is formed by aggregation of what? White blood cells and platelets. Formed by the aggregation of platelets. ये देखिए ये डायग्राम है आपके पास। इसमें 55% आपके पास क्या है? प्लाज्मा। 45% क्या है आपके पास? रेड ब्लड सेल्स। और आपके पास 1% लेस देन 1% प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स है, जिसे हम वाइट पफी कोट लाइन कहते हैं, जो इनके बीच में यहाँ आपको नजर आ रही होगी, नजर आती है यहाँ पर। ये देखिए ये वही पफी कोट है जिसकी मैं बात कर रही थी ऊपर। प्लाज्मा, लिक्विड पोर्शन इज कॉल्ड प्लाज्मा, मतलब ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। ये क्लियर फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। ये आपके पास ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, ओके। और ये आपके पास प्लाज्मा है, और ये 91 to 92% इसमें क्या है? वाटर है, और 8 to 9% इसमें सॉलिड्स होते हैं। प्लाज्मा के अंदर सॉलिड्स भी 8 to 9% होते हैं। सॉलिड या तो ऑर्गेनिक होंगे या फिर इनऑर्गेनिक होंगे। एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करता है फॉर मैनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम किस तरह करता है? जैसे हार्मोन की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है प्लाज्मा के थ्रू। इसके अलावा इसमें ये जो है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स लेकर ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो ये इस तरह जो है ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करता है। प्लाज्मा आपने याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है कि हमेशा प्लाज्मा और सीरम में क्या फ़र्क है? प्लाज्मा और सीरम में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ सीरम में जो है ना वो क्या नहीं होते? क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, जो फिब्रिनोजेन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन थे जो प्लाज्मा में होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स किसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स इसमें होते हैं, जबकि इसमें नहीं होते। किसमें नहीं होते? सीरम में नहीं होते। ये इसका मेन डिफरेंस है, और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो प्लाज्मा इज 55% क्लियर फ्लूइड लाइक प्रेजेंट इन ब्लड, और 91 to 92% पानी है, 8 to 9% ऑफ सॉलिड्स है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ये हमारे पास क्या है? प्लाज्मा। अब हम पढ़ेंगे सीरम। सीरम क्या है? ये एक स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है, जो हमें कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पे एक क्लॉट बनता है, तो एक लिक्विड निकलता है, जिस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं, जिसे हम सीरम कहते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा ओनली बाय द एब्सेंस ऑफ फिब्रिनोजन। मैंने पहले ही बता दिया था कि फिब्रिनोजन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, जो प्लाज्मा में होता है लेकिन सीरम में नहीं होता। ये देखिए सीरम, प्लाज्मा से अगर फिब्रिनोजन निकाल दो तो वो सीरम बन जाता है। सीरम जो है वो एक लिक्विड है जो क्लॉट बनने के बाद निकलता है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता। और अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। पहले ही बता दिया, इसमें 90% वाटर है, 10% इसमें डिसॉल्व सॉल्यूट्स हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। इसमें डिसॉल्व सॉल्यूट्स है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें सोडियम होता है, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन, कॉपर, लेकिन इसमें ज़्यादातर सोडियम होता है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन वेरिंग अमाउंट में। ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है ये न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है और ऑल पार्ट्स ऑफ टिश्यूज तक पहुंच जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जिसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स 7 to 9% इसमें प्लाज्मा में होते हैं, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन होते हैं। एल्बुमिन 80% सबसे ज़्यादा, मेजर कंट्रीब्यूटर टू ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। ये एमसीक्यू आपने रट लेना है। 80% ऑफ प्रोटीन मेजर कंट्रीब्यूटर टू ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। हर साल इस क्वेश्चन से, इस लाइन से एक नई एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में ये ज़रूर देते हैं। 16% ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स एंड फॉर सॉल्युबल विटामिन्स बाय ग्लोबुलिन्स। और ये जो फिब्रिनोजेन है ये ब्लड क्लॉट का काम करता है, जो 4% होता है। और इसमें प्रोथ्रोम्बिन भी बहुत ही कम अमाउंट प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ये हमारे पास हो गया ब्लड की डेफिनेशन, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, और ब्लड की डेफिनेशन, कंपोजिशन हो गई, और हमारे पास प्लाज्मा की भी डेफिनेशंस और कंपोजिशन हो गई। तकरीबन हमने सब कुछ, जितना भी आपके पास जितनी भी बुक्स होंगी उसमें यही सारा अमाउंट होगा, सब बता दिए, शॉर्ट्स बता दिए, एमसीक्यूज बता दिए। जो फंक्शंस ऑफ ब्लड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, यही आपका प्यार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।